Welcome children. Today we'll start a new chapter, breathing and exchange of gases. This is chapter 17 of class 11th biology. So today we'll discuss what is respiration, respiratory organs in different animals. Then we'll discuss the different organs of human respiratory system. As you know children that respiration occurs in two stages, that is external respiration, which is otherwise known as breathing, and the other stage is internal respiration, which is otherwise known as cellular respiration. So external respiration is a mechanical process, whereas internal respiration is a physical and chemical process. Okay, so external respiration, why it is mechanical process? Because it involves a group of organs through which simply the air is inhaled and exhaled. So it is a mechanical process. So what is breathing? The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. And as I said, it involves inspiration and expiration. Inspiration is otherwise known as inhalation and expiration is otherwise known as exhalation. तो ब्रीदिंग कंप्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता, और यहाँ क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है जो कि सेल से रिलीज होता है, और इसका दो फेज है, एक है इनहेलेशन या इंस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. सबसे कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग या फिर हमारा जो मैमल्स है उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सिस्टम्स होते हैं. हम अगर शुरू करेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म से यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो देखेंगे कि धीरे धीरे बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी जिस तरह इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआस, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, then chordata. So gradually as the complexity of the body organization is increasing, so also the respiratory system is also becoming very complex. So यहाँ पर हम देखेंगे जनरल बॉडी सरफेस से किसका किसका रेस्पिरेशन होता है, प्रोटोजोआन्स एंड एनेलिडा. और आपको पता है प्रोटोजोआन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय डिफ्यूजन the exchange of gases takes place. Similarly annelids में for example earthworm ले लो, earthworm में भी जो उसका स्किन होता है मॉइस्ट होता है, उसमें म्यूकोस ग्लैंड होते हैं, म्यूकोस सिक्रेशन होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का जो स्किन होता है हमेशा वेट रहता है, एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द that is dissolved in the fluid content or liquid content on the skin is diffused into the body, and similarly the carbon dioxide from the blood vessel is diffused out. उस तरह हम देखेंगे गिल्स, गिल्स के द्वारा रेस्पायर कौन कौन करते हैं, फिशेस, टैडपोल स्टेज ऑफ फ्रॉग एंड मेनी अदर एक्वाटिक एनिमल्स. जैसे आपका फिशेस आपको पता है कि गिल्स से रेस्पायर करते हैं, उसके अलावा फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है that is also fish like, वो भी गिल से रेस्पायर करता है. उसके अलावा काफी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गिल से रेस्पायर करते हैं, लाइक आपका कुछ आर्थ्रोपोड्स है जो कि गिल से रेस्पायर करते हैं. सिमिलरली उनका बुक गिल्स होता है.
सिमिलरली आपका जो मॉल्यूस्क होते हैं उनका भी गिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो रेस्पायर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एयर ब्लैडर्स, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देन ट्रैकिया और ट्रैकियल ट्यूब, ये होता है इंसेक्ट्स में और दूसरे आर्थ्रोपोड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स में ये सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल ट्यूब, जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद लंग्स, लंग्स के द्वारा सारे वर्टिब्रेट्स, amphibians, reptiles, apes and mammals, so all the vertebrates respires through lungs. okay, ये है कुछ एनिमल्स और उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये देख सकते हैं आप फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म में बॉडी वॉल यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, so you can see that this body wall is the respiratory organ. ये बॉडी वॉल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होता है, ठीक है। देन कम टू फिश, सो द फिशेस आर हैविंग गिल्स। आप सभी मछली खाते हो और आपने घर में देखा होगा मछली का कैसे गिल्स होते हैं, और थ्रू द गिल्स दे रेस्पायर, ओके। और गिल का ये हाईलाइटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ब्लड वेसल्स काफी मात्रा में होता है और ब्लड से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर फ्रॉम वाटर जाता है। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में आपको मैंने जो बताया था ट्रैकियल ट्यूब जो है उसका हाईलाइटेड पोर्शन यहाँ है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, और ये ट्यूब जो है बाहर की तरफ उसके स्किन के ऊपर एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरकल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ओपनिंग है, दीज आर कॉल्ड स्पाइरकल्स, एंड दिस स्पाइरकल्स आर द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया और ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये ट्रैकिया ब्रांच होता है बॉडी के अंदर जिसको कहा जाता है ट्रैक्यूल्स। सो थ्रू दिस ट्रैक्यूल द गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पिक्चर में हमने आपको दिखाया है कि ऑक्सीजन किस तरह अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है थ्रू द सेम चैनल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स है, सब में आपका लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग respires through lungs, so we are mainly concentrating in human respiratory system। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, then how it helps in how breathing taking place and how respiration is taking place, okay। Then as I said, our main point of discussion is human respiratory system। So let us first see what are the different organs present in the human respiratory system। human respiratory system का parts क्या क्या है, जैसे digestive system starts with mouth, then your pharynx, esophagus, stomach, so like this systematically the organs are arranged to form a system, digestive system। Similarly the respiratory organs are arranged in a systematic way and they also function in a systematic way, and they constitute a system that is known as respiratory system। The respiratory system starts with mouth and nose, but it is mainly nose, okay। So what is nose? Opening that pulls air from outside your body into your respiratory system। आपको पता है नोज में हमारा दो एक्सटर्नल नेट्स होते हैं, ठीक है, and or you can say the nostrils, जिसके थ्रू आउटसाइड एयर को अंदर लेता है ये नोस्ट्रिल। उसके बाद नाक, नोस्ट्रिल के पीछे एक साइनस होता है। साइनस मीन्स होलो एरिया, मीन्स स्पेस, और ये स्पेस बोन्स के अंदर बीच में होता है, और इसका काम है टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर दैट वी इनहेल।
So this point is important children. नोज का जो नोस्ट्रिल होता है that leads into a hollow space that is called sinus. साइनस का मेन काम है to regulate the temperature and humidity of the air that we inhale. जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है या कोई फंगस हमारे साइनस में चला जाता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से नाक में कंजेशन होता है. अक्सर हम ये फील करते हैं जब कोल्ड हो जाता है, सर्दी लग जाती है, तब नाक में कंजेशन होता है. उसके बाद साइनसेस आर leading into the region that is pharynx or the throat region. Pharynx is a tubular part that delivers air from our mouth and nose to the trachea. So why I am telling here mouth? Because mouth sometimes when there is nasal congestion, जब नाक हमारा बंद हो जाता है because of infection या फिर moisture content की वजह से, तब क्या होता है हम माउथ से इनहेल करते हैं. So that's why I have mentioned here mouth. The next is trachea, and trachea is the tube or the passage that is present in our throat region and that connects the pharynx with the lungs. That connects the pharynx with the lungs. Okay, and lung is the main respiratory organ. Now the trachea is divided into two branches that is called bronchial tubes and they are present at the bottom of the windpipe. हमारा जो trachea यानी windpipe के bottom में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि trachea is divided into two branches that is called bronchial tubes. Then the bronchial tubes leads into the lungs. Bronchial tube lungs को जाता है. ठीक है, और lungs are the main organ that remove oxygen from the air that we have inhaled. हमने जो एयर को इनहेल किया उसमें से ऑक्सीजन ले जाता है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देता है. ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का और कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे डायफ्रागम. डायफ्रागम इज ए मसल. It is a dome-shaped muscle that helps our lungs to pull in air and push the air out. एयर को अंदर आने में और बाहर जाने में हेल्प करता है. ये डायफ्रागम एक मसल है जो कि थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद है रिब्स. ये रिब्स भी हमारा हेल्प करता है for increasing or decreasing the volume of the lungs. ठीक है, और ये रीब्स एक केज की तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है रीब केज या थोरासिक केज, जिसके अंदर lungs are well protected. ओके, तो अभी हम ये स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम से पढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको बताया, it starts with the that is external nair or nostril. Then external nair से ये गया यहाँ तक. This is the nasal cavity or sinus. This is a hollow cavity, you can see. Then this hollow cavity is leading into the pharynx. So you know that pharynx is a curved tubular portion. It is the common space for both digestive system as well as respiratory system. दोनों के लिए ये common होता है. ये जो pharynx होता है, pharynx is divided into three parts. एक है nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. ठीक है, इसका तीन हिस्सा होता है. एक है oropharynx. oropharynx means जो कि ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है उसको कहा जाता है ओरोफैरिंक्स. जो साइनसेस के साथ रिलेटेड होता है उसको कहा जाता है नासोफैरिंक्स. उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा जो ट्रैकिया के साथ, ट्रैकिया के टॉप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स है. सो
ये जो हिस्सा लैरिंग्स का जो हिस्सा फेरिंग्स का जो हिस्सा लैरिंग्स के साथ अटैच्ड है उसको कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। समझ में आया? नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से साइनस या नासल कैविटी या नासल सैक और ऑल्फैक्टरी चैम्बर। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अभी यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रैकिया। ओके, यू कैन सी दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का जो एंटीरियर पार्ट होता है या टॉप मोस्ट पार्ट होता है वहां पर हमारा वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स होता है। उसके बाद ये ट्रैकिया में आप देख सकते हैं कुछ रिंग शेप्ड कार्टिलेज, they are present on the, you can see these are the ring shaped cartilage which surrounds the trachea from the ventral side. Why it is present? Why the cartilages are present? This is to prevent the collapsing of the trachea. Trachea जब एयर इसमें नहीं जाएगा या नहीं रहेगा तब ट्रैकिया कोलैप्स होने का चांस है। तो अगर ये कार्टिलेज से सपोर्ट मिलेगा इसको तो ये कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, सो द ring shaped cartilage, C shaped or ring, not exactly ring, they are C shaped cartilages which covers the trachea from the ventral side so that there will be no collapsing of the trachea. Then you can see that this trachea leads into, at the bottom of this is the bottom part of the trachea, and at the bottom you can see that there are 2 branches, they are called bronchioles, bronchos. Okay, bronchial tubes. Now this bronchial tubes leads into the lungs. So these are the 2 lungs which are present in the thoracic cavity. ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर हमारा रीब है, you know that 12 pairs of ribs are there. यहाँ से बीच में हमारा एक बोन होता है जिसको कहा जाता है स्टेर्नम, और स्टेर्नम से रीब्स पूरा पीछे से होते हुए वर्टिब्रल कॉलम तक अटैच होता है। So the 2 lungs are well protected by the rib cage. Okay, उसके अलावा हमने आपको बताया था कि डायफ्रागम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कि डायफ्रागम इज ए डोम शेप्ड मसल, दिस इज ए डोम शेप्ड मसल, ओके, which separates the thoracic cavity. ये है हमारा thoracic cavity, ठीक है, ये है thoracic cavity up to this, ठीक है, यहाँ तक है thoracic cavity, और नीचे वाला जो हिस्सा है that is the abdominal cavity. तो ये जो मसल्स है ये दोनों को सेपरेट करता है, thoracic cavity को और abdominal cavity को। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अभी देखते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि लंग्स is the most important respiratory organ और जहां एक्चुअली हमारा exchange of gases होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ लंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंग्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे alveoli. Alveoli क्या होता है, tiny air sacs in the lungs where exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Very important, children. The structural and functional unit of lungs are called alveoli, where actually the exchange of gas is taking place. Then bronchioles are the small branches of the bronchial tubes. As I have shown you here, ये है bronchus, ये bronchus का आप देखो ये है bronchioles, फिर ये सारे छोटे छोटे जो branches है उसको bronchioles कहा जाता है। Then you can see the capillaries, the bronchioles, the alveoli are supplied with the blood capillaries which carries the carbon dioxide rich blood, and during exchange of the gas in the alveoli the carbon dioxide is released into the air and the oxygen is released into the blood. Then the lungs has lobes, and there are 3 lobes in the right lung, very important, children, 3 lobes in the right lung and 2 lobes in the left lung. Okay, then pleura, pleura is the thin sac that surrounds each lung, ठीक है,
लंग्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको कहा जाता है प्लूरा, और ये जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये लंग्स को हमारे चेस्ट वॉल से सेपरेट करता है। ठीक है, अभी देखेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर, यहाँ पर हाईलाइटेड है, आप देख सकते हो। ये है हमारे अल्वियोली, छोटे छोटे एयर सैक या अल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अल्वियोली किस तरह ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज, एंड दीज आर द अल्वियोली। और अल्वियोली से देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारा ब्रोंकस, ट्राकिया, ट्राकिया ऐसे आया आपका। So if this is the trachea, then this trachea is branched here. Okay, trachea यहाँ पर ऐसे ब्रांच हुआ है, and this is one of the branch. इस तरह भी एक ब्रांच होता है। This branch is the bronchus, और ये ब्रोंकस बहुत सारे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स कैरी करता है आपका alveoli, and alveoles are supplied with the blood capillaries. So this is the structure of your lungs. Now here I will also show you, see this picture, this is the ribs, these are the ribs. Okay, so there are 12 pairs of ribs, you can see here like this. So this side also the ribs are present like this. So in the picture, in order to show you the lungs, location of lungs, only the ribs are shown on one side only. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीब किस तरह से पूरा कवर कर दिया है लंग्स को, और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है, और नीचे से ये डायफ्रागम के साथ अटैच्ड है, और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं एक बोन है जिसको कहा जाता है स्टेर्नम। तो आगे से स्टेर्नम, नीचे से डायफ्रागम, और साइड से रीब्स, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। ये इतने चीजों से बनता है आपका रीब केज या थोरासिक कैविटी। ठीक है, अभी अदर देन द स्ट्रक्चर आई हैव डिस्क्राइब, मैंने जितना स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया उसके अलावा और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं या फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। They are the cilia. Okay, cilia, you know that these are the tiny hairs that moves in a wave-like motion to filter the dust and other irritant out of our airways. हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, पूरा पाथवे में सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम होता है कि डस्ट या फिर कोई इरिटेंट सब्सटेंस अगर नाक में घुस रहा है, रेस्पिरेटरी पाथ से जा रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, और इसीलिए हमने देखा होगा कि अगर कोई इरिटेंट सब्सटेंस या डस्ट नाक में घुस जाता है तो इमीडिएटली हमको हम स्नीज कर लेते हैं उसको निकालने के लिए, बिकॉज दीज सीलिया आर वेरी सेंसिटिव। उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है आपका टिश्यू का एक फ्लैप होता है या फिर एक कार्टिलेज बोल सकते हैं इसको, जो कि ट्रैकिया का एंट्रेंस पर है। ठीक है, ट्रैकिया का एंट्रेंस पर होता है। इसका मेन काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम जब फूड सैलो कर रहे हैं, फूड को निगल रहे हैं, तब एवरी पॉसिबिलिटी इज that the food may enter into the trachea. हम फूड को जब खाते हैं तो सैलो करते हैं तो फूड हमारे ट्रैकिया में जाने का चांस होता है। तो ट्रैकिया में अगर फूड जाएगा, that is not the pathway for food, but if by chance it enters into the trachea or it goes to the respiratory tract में चला जाएगा तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा and that may even lead to death. इसीलिए यहाँ पर जो ट्रैकिया का एंटीरियर मोस्ट पार्ट में एक जो ओपनिंग होता है that is called glottis, और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज होता है जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो हम जब फूड को सैलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली द एपिग्लोटिस ओपन क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, उसके अलावा हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं लैरिंग्स।
So larynx is not helping in respiration, but during respiration the larynx works and the sound is produced. Okay. Now let us see the pathway of air, how the air moves through the nasal pathway. So this is the route, let me tell you. So the oxygen rich air from the environment enters through the external nare or the nostril, then enters into the nasal cavity, then from nasal cavity to pharynx, then pharynx to trachea, trachea to bronchi. Bronchi is the plural of bronchus. Then bronchi to, it goes to the branches of bronchi, that is bronchioles. Then from bronchioles to alveoli. Then alveoli are reached richly supplied with capillaries, and that capillaries are having the carbon dioxide rich blood. उसमें carbon dioxide rich blood होता है. तो अभी आप देख सकते हैं कि alveoli में जो ऑक्सीजन रिच एयर जाता है, वहां से ऑक्सीजन alveoli के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है हमारे ब्रोंकियल्स में. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्रोंकियल्स में आ जाता है और ये ऑक्सीजन चला जाता है alveoli में. alveoli का जो ब्लड कैपिलरीज होता है. फिर आप वापस देख सकते हैं ब्रोंकियल से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रकिया, ट्रकिया से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से nasal cavity, then to the carbon dioxide rich air to the exterior. So this is the pathway of air during breathing or respiration. अभी हम देखेंगे respiration में actually what are the major steps. इसका सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, जिसको मैंने बताया कि ये एक आपका मैकेनिकल प्रोसेस होता है. दिस इज ए टोटली मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके थ्रू आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, यानी लंग्स के अंदर आता है, लंग्स से बाहर जाता है. सेकेंड प्रोसेस है, अभी ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट रोल, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलेगा, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. उसके बाद अभी जो ऑक्सीजन जो ब्लड में गया, दैट शुड बी टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफरेंट पार्ट से लंग्स तक आना है. सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टेप. द नेक्स्ट है, जब ब्लड आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जब टिश्यू में पहुंचता है, तब टिश्यू और जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उन दोनों के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है या एक्सचेंज होता है. सो दैट इज द फोर्थ स्टेप. एंड फिफ्थ स्टेप इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, सेल में गया, टिश्यू में गया, वो किस तरह यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है, हम ऑलरेडी प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस स्टेप, सो वी विल ओनली डिस्कस दिस 4 steps. Okay, so let us start with breathing in our next session. So for today's session, this much only. And before starting the next session, that is mechanism of breathing, please children, you go through the respiratory system properly, and you should be well acquainted with the different parts of the respiratory system and the respiratory pathway. Then we'll discuss mechanism of breathing, respiratory volume and capacities, and exchange of gases in our next session. Thank you very much.